कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो हॉलीवुड की किसी साइंस फिक्शन फिल्म के बजट से भी कम, मतलब उससे भी कम पैसों में मंगल ग्रह तक अपना सैटेलाइट भेज देता है। हाँ, ये तो है। और वो भी पहली ही कोशिश में। बिल्कुल। और ठीक उसी समय उसी देश की सड़क के किनारे खड़ा एक छोटा सा व्यापारी, मान लीजिए कोई चाय वाला, अपने ग्राहकों से ऐसे डिजिटल पेमेंट ले रहा होता है जो दुनिया की सबसे विकसित देशों के लिए भी आज एक अजूबा है। एकदम। मतलब अमेरिका या यूरोप में भी वैसी सहूलत हर जगह नहीं मिलती। सही कहा। तो आज का हमारा ये डीप डाइव इसी विरोधाभास पर है, या सच कहें तो इसी अचूक तालमेल के बारे में है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज असेंट 12 पिलर्स ऑफ ग्लोबल पावर पर। और ये रिसर्च पेपर्स और जो डेटा पॉइंट्स हमारे सामने हैं, इन्हें देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे हम अलग अलग दुनिया की बात कर रहे हो। हाँ, जैसे अंतरिक्ष से लेकर खेती तक और सॉफ्टवेयर से लेकर दवाइयों तक की बातें। तो हम इन 12 अलग अलग आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है। देखिए, अक्सर जब दुनिया की बड़ी ताकतों या सुपर पावर का आकलन किया जाता है ना, तो नजरिया बहुत ही सीधा और एक तरफा होता है। मतलब सिर्फ पैसे और हथियारों को देखना? बिल्कुल। लोग सिर्फ जीडीपी के आंकड़े देखते हैं या बस ये गिनते हैं कि किसके पास कितने हथियार हैं। लेकिन जो डेटा आज हमारे सामने है, वो उस पारंपरिक सोच को, मतलब उस पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर देता है। अच्छा, वो कैसे? ये डेटा दिखाता है कि एक असली और टिकाऊ वैश्विक ताकत का निर्माण किसी एक खंबे पर नहीं होता, बल्कि कई अलग अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़े हुए स्तंभों पर होता है। और मुझे लगता है यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना खास बनाती है। मतलब हमारा काम आज सिर्फ इन 12 अलग अलग आंकड़ों की कोई लिस्ट पढ़ना नहीं है। एकदम नहीं। हमें तो इसके पीछे की कहानी समझनी है। हाँ, हमें ये समझना है कि कैसे ये तमाम अलग अलग दिखने वाले क्षेत्र एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं। कैसे एक युवा आबादी का सीधा असर देश की सैन्य ताकत और उसके आर्थिक ढांचे पर पड़ रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी के सबसे बुनियादी और सबसे बड़े हिस्से से ही शुरू करते हैं। डेमोग्राफिक्स यानी जनसांख्यिकी। जो आंकड़े सामने हैं वो कहते हैं कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी के साथ ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हाँ, सबसे ज्यादा आबादी। अब मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहती हूँ। मतलब इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी आबादी हमेशा से संसाधनों पर एक भयानक बोझ मानी जाती रही है। तो क्या ये इतनी बड़ी आबादी कोई ताकत है या फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। अगर हम कुछ दशकों पहले की आर्थिक थ्योरी को देखें, तो भारी आबादी को हमेशा गरीबी और भुखमरी का ही कारण माना जाता था। हाँ, वो माल्थस की थ्योरी थी ना, कुछ ऐसे ही। बिल्कुल। थॉमस माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों ने यही तो कहा था कि आबादी तेजी से बढ़ेगी और खाना कम पड़ जाएगा। लेकिन इस मौजूदा डेटा में एक ऐसा पेच है जो इस पूरी पुरानी थ्योरी को मतलब एकदम पलट कर रख देता है। और वो पेच क्या है? वो पेच है औसत आयु। 140 करोड़ की विशाल आबादी का औसत उम्र सिर्फ 28 साल है। सिर्फ 28 साल? मतलब अगर हम दुनिया के कई विकसित देशों को देखें जहां औसत उम्र 40 या 45 के पार जा चुकी है, उनकी तुलना में ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने वालों की संख्या उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिन पर देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कि बच्चे या बुजुर्ग। अच्छा, इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं ना? एकदम सही। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। केवल युवा होना काफी नहीं है। हाँ, वो तो है। ऊर्जा को सही दिशा भी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर इन करोड़ों युवाओं के पास सही जानकारी, शिक्षा या ग्लोबल मार्केट तक पहुंच ना हो, तो ये युवा ऊर्जा सच में एक टाइम बॉम्ब बन सकती है जो सिर्फ बेरोजगारी और असंतोष पैदा करे। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा दूसरा सबसे अहम आंकड़ा तस्वीर में आता है, डिजिटल कनेक्टिविटी। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। कि इस देश में 85 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस। 85 करोड़, ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत विशाल है। मैं इसे समझने के लिए एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। मतलब क्या हम कह सकते हैं कि ये 28 साल की युवा आबादी एक विशाल और शक्तिशाली इंजन है जिसमें असीमित ईंधन भरा हुआ है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये जो 85 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं, वो उस ऊर्जा को एक ऐसा हाईवे या ऐसा स्टीयरिंग दे रहे हैं जहां वो सही दिशा में दौड़ सके। ये रूपक काफी हद तक स्थिति को स्पष्ट करता है, लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
देखिए, ये इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है। मतलब सिर्फ सोशल मीडिया और वीडियोस नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 85 करोड़ लोग ऑनलाइन आते हैं तो वो सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे होते हैं, वे डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वे भौगोलिक सीमाओं को तोड़ रहे हैं। हाँ, मतलब एक गांव का बच्चा भी दुनिया से जुड़ रहा है। एकदम। आज से 20 साल पहले एक छोटे से गांव के युवा और एक महानगर की युवा के बीच जानकारी की जो खाई थी वो बहुत गहरी थी। आज सस्ते डेटा ने उस खाई को पूरी तरह पाट दिया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है ना? एक दूर दराज के इलाके में बैठा 20 साल का युवा भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोडिंग सीख सकता है, ठीक वैसे ही जैसे सिलिकॉन वैली में बैठा कोई व्यक्ति सीख रहा हो। तो ये डिजिटल जुड़ाव उस कच्ची जनसांख्यिकीय ऊर्जा को एक बहुत ही अनुशासित और प्रोडक्टिव दिशा दे रहा है। बिल्कुल। और इसका असर हमें तुरंत अगले स्तंभ में देखने को मिलता है। जब ये युवा और डिजिटली कनेक्टेड ऊर्जा काम करना शुरू करती है तो वो किस चीज का निर्माण करती है? किस चीज का? वो निर्माण करती है ज्ञान और नवाचार का, यानी नॉलेज और इनोवेशन। ओहो, तो हमारे डेटा में शिक्षा और टेक इंडस्ट्री के जो तथ्य हैं वो सीधे तौर पर इसी का नतीजा है। एकदम सही पहचाना आपने। रिसर्च बताती है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के छात्र ग्लोबल लीडरशिप में बैठे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के CEO इसी इकोसिस्टम से निकल रहे हैं। हाँ, और साथ ही TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां पूरी दुनिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रही हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि भारत सिर्फ सस्ते लेबर या शारीरिक श्रम का निर्यात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। एक समय था जब विकासशील देशों को सिर्फ इसलिए जाना जाता था क्योंकि वहां कारखानों में काम करने वाले सस्ते मजदूर मिल जाते थे। हाँ, स्वेट शॉप्स वगैरह। सही कहा। लेकिन ये डेटा कुछ और ही कह रहा है। ये बौद्धिक क्षमता यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के निर्यात की कहानी है। मतलब हम सिर्फ हाथ से काम करने वाले नहीं, दिमाग से काम करने वाले लोग दे रहे हैं। एकदम। ग्लोबल कंपनियां भारतीय IT सेक्टर पर इसलिए निर्भर नहीं है कि वो सिर्फ बुनियादी कोडिंग करते हैं। वे इसलिए निर्भर हैं क्योंकि भारतीय इंजीनियर बहुत ही जटिल समस्याओं को बहुत बड़े स्केल पर सुलझाने में माहिर हो चुके हैं। ये तो वाकई कमाल की बात है। लेकिन जब हम इस बौद्धिक क्षमता की बात करते हैं तो मेरी दिलचस्पी सबसे ज्यादा इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आंकड़ों में आती है। इसरो की कहानी तो हर किसी को प्रेरित करती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे सुलझाना जरूरी है। जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन या अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अथाह पैसा, अरबों डॉलर के बजट और अत्यधिक खर्चीले प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बजट होता। बिल्कुल। लेकिन रिसर्च साफ तौर पर इसरो की पहचान उसकी किफ़ायती तकनीक के रूप में बता रही है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कम बजट होना कोई मजबूरी है? दुनिया का सबसे जटिल काम इतनी कम लागत में आखिर कैसे हो रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब उस इंजीनियरिंग फिलॉसफी में छुपा है जिसे फ्रूगल इनोवेशन या जुगाड़ नहीं बल्कि स्मार्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। फ्रूगल इनोवेशन मतलब कम संसाधनों में बेहतरीन काम। बिल्कुल। इसे अक्सर मजबूरी मान लिया जाता है, लेकिन असल में ये सचेत रूप से की गई अत्यधिक कुशल इंजीनियरिंग है। जब आपके पास अनंत बजट नहीं होता तो आपको अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है। जैसे मंगलयान के मिशन में हुआ था। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। मंगलयान का ही उदाहरण ले लीजिए। इसरो ने सीधे मंगल की तरफ रॉकेट दागने के बजाय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का इस्तेमाल किया। अच्छा, वो स्लिंग शॉट वाला तरीका। हाँ, उन्होंने रॉकेट को स्लिंग शॉट या गुलेल की तरह अंतरिक्ष में धकेला। इससे ईंधन की भारी बचत हुई। यानी उन्होंने पैसे की कमी की भरपाई भौतिक विज्ञान के नियमों के स्मार्ट उपयोग से की। एकदम सही। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इसरो का किफायती होना उसकी सबसे बड़ी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये नजरिया बहुत ही अलग है। जब आप संसाधनों का इस स्तर पर इष्टतम उपयोग करते हैं, मतलब ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप दुनिया के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहे होते हैं जहां अंतरिक्ष तक पहुंचना सिर्फ अमीर देशों का एक अधिकार नहीं रह जाता। ये वही बौद्धिक क्षमता है जिसका हमने अभी जिक्र किया था। कम संसाधनों में विश्व स्तरीय परिणाम देना, यही इस तकनीकी इकोसिस्टम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बिल्कुल। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा यथार्थवादी या प्रैक्टिकल होने दीजिए। हाँ, बताइए। मंगल ग्रह पर या चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही शानदार उपलब्धि है, लेकिन जब धरती पर 140 करोड़ पेट भरने हो
तो सिर्फ रॉकेट साइंस काम नहीं आता। एकदम सही बात है। कोई भी देश ग्लोबल सुपर पावर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हो। और ये बात हमें हमारे डेटा के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाती है, आत्मनिर्भरता, खेत से लेकर कारखानों तक। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत और यथार्थवादी पहलू है, क्योंकि तकनीकी उपलब्धियां तभी मायने रखती हैं जब आपकी नींव मजबूत हो। बिल्कुल। और यहाँ खेती के जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और शीर्ष खाद्यान्न उत्पादकों में शामिल है। हाँ, और उसके बाद फार्मा सेक्टर का नंबर आता है। सही कहा, जहाँ इस देश को दुनिया की फार्मेसी का दर्जा दिया गया है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मेक इन इंडिया पहल। ये सारे पिलर्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं। मैं यहाँ हाईटेक और बेसिक सर्वाइवल के बीच एक बहुत ही दुर्लभ संतुलन देख रही हूँ। एक तरफ हम सैटेलाइट बना रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के लिए सबसे सस्ती जीवन रक्षक दवाइयाँ। ये संतुलन कैसे काम करता है? देखिए, इस संतुलन के पीछे दशकों की मेहनत और रणनीतिक फैसले हैं। अगर हम दुनिया की फार्मेसी वाले टैग को ही गहराई से समझें तो ये कोई रातों रात नहीं हुआ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? 70 और 80 के दशक में जब वैश्विक पेटेंट कानून बहुत सख्त थे और जीवन रक्षक दवाइयां विकासशील देशों की पहुंच से एकदम बाहर थी, तब इस देश के वैज्ञानिकों ने रिवर्स इंजीनियरिंग का रास्ता अपनाया। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब दवाइयों को खोलकर उनका फॉर्मूला समझना। एक तरह से हाँ, उन्होंने महंगी दवाइयों के फॉर्मूले को समझा और उन्हें नए, कानूनी और बेहद सस्ते तरीकों से बनाना शुरू किया। आज दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक व्यापारिक फायदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब कोई देश दुनिया भर को किफायती दवाएं देता है तो उसकी वैश्विक छवि एक व्यापारी से बढ़कर एक रक्षक की हो जाती है। एकदम सही। और कूटनीति या जियोपॉलिटिक्स में इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट पावर? हाँ, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है जब वैश्विक महामारियां आती हैं या किसी गरीब देश को सस्ती वैक्सीन की जरूरत होती है तो उनकी नजरें इसी फार्मेसी की तरफ उठती हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो बंदूकों या टैंकों से नहीं आती। ये बहुत गहरी बात कही है आपने। और जहां तक कृषि की बात है, 140 करोड़ लोगों का पेट भरने में आत्मनिर्भर होना किसी भी देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा है। ये तो है, अगर खाना ही नहीं होगा तो बाकी चीजों का क्या करेंगे? बिल्कुल। अगर कोई देश अपने भोजन के लिए आयात पर निर्भर है, मतलब बाहर से खाना मंगवाता है, तो उसे युद्ध या संकट के समय आसानी से झुकाया जा सकता है। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बाहरी ताकत अपनी शर्तें नहीं थोप सकती। और अब मेक इन इंडिया के जरिए यही आत्मनिर्भरता इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी मैन्युफैक्चरिंग में भी लागू की जा रही है। हाँ, स्मार्टफोन से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक। तो ये सब सुनकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बन रही है। हमारे पास युवा ऊर्जा है जो इंटरनेट से जुड़ी है। वो ऊर्जा उच्च स्तर की तकनीक और किफायती नवाचार कर रही है। देश का पेट भरा हुआ है और दवाइयों से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक का आधार बहुत मजबूत है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब सवाल यह है कि इस सबका अंतिम परिणाम क्या होता है? जब ये पूरा तंत्र एक साथ पूरी गति से काम करता है तो इसका असर अर्थव्यवस्था और सामरिक शक्ति पर कैसा पड़ता है? देखिए, जब ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं तो वो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, जिसे हम आम भाषा में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एकदम सही। ये सब मिलकर देश को आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर एक अकल्पनीय गति प्रदान करते हैं। और हमारे पास जो आखिरी सेट के आंकड़े हैं वो इसी कंपाउंडिंग इफेक्ट का सबूत है। मुझे यहाँ सबसे दिलचस्प आंकड़ा डिजिटल पेमेंट का लगता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। यूपीआई तो सच में गेम चेंजर है। हाँ, इसे दुनिया का सबसे तेज ग्रो करने वाला पेमेंट सिस्टम बताया गया है। आमतौर पर जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम बड़े बड़े बैंकों या स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं। सही कहा। लेकिन यहाँ हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो एक ठेले वाले से लेकर बड़े मॉल तक समान रूप से काम कर रहा है। इसने ऐसा क्या बदल दिया? यूपीआई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विकसित देशों में अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए दशकों का समय लगा था। हाँ, उनके पास तो बहुत पहले से क्रेडिट कार्ड्स थे। बिल्कुल। उन्होंने पहले प्लास्टिक कार्ड्स यानी क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाए, पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाईं, जो एक बहुत ही महंगा और धीमा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन यूपीआई के जरिए जो हुआ उसे लीप फ्रॉगिंग या सीधे छलांग लगाना कहते हैं। मतलब हमने उस कार्ड वाले पूरे दौर को ही लांग दिया। ठीक यही हुआ। पुराने बैंकिंग सिस्टम एक प्राइवेट टोल रोड की तरह थे, जहां हर लेन देन पर बैंक या कार्ड कंपनियां अपना हिस्सा काटती थीं।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना। हाँ, लेकिन यूपीआई ने एक यूनिवर्सल डिजिटल हाईवे बना दिया, एक ऐसा ओपन और मुफ्त सिस्टम जहां पैसे का लेन देन तुरंत होता है। तो इससे आम आदमी को क्या फायदा हुआ? इसने क्या किया कि उस छोटे व्यापारी, उस रेहड़ी वाले को भी औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया। मैं इस बिंदु को थोड़ा और समझना चाहती हूँ। फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने से उस छोटे व्यापारी को असल में क्या फायदा हुआ और इससे देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ी? देखिए, जब एक छोटा व्यापारी हर दिन 100 रुपए के 20 डिजिटल लेन देन करता है तो उसका एक डिजिटल फुटप्रिंट, एक आर्थिक रिकॉर्ड तैयार होता है, जो पहले नहीं होता था क्योंकि सब कैश में होता था। बिल्कुल। पहले वो नकद में व्यापार करता था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब उस रिकॉर्ड के आधार पर बैंक उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन दे सकते हैं। अच्छा, तो उसे साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ेगा। एकदम सही। जब ऐसे करोड़ों छोटे व्यापारी लोन लेते हैं, अपना व्यापार बढ़ाते हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं, तो देश की कुल जीडीपी में एक बहुत बड़ा उछाल आता है। वाह! ये सिर्फ पैसे भेजने का ऐप नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के अंधेरे कोनों में रोशनी ले जाने वाला सिस्टम है। और शायद यही बात आईएमएफ के उस आंकड़े को सही साबित करती है जो हमारी रिसर्च में दिया गया है कि ये दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल। ये सब हवा में नहीं हो रहा है, ये इसी डिजिटल हाईवे के जरिए मुमकिन हो रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये आर्थिक गति उस नींव पर खड़ी है जिसे यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने तैयार किया है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, जो मिलिट्री वाला डेटा है। डेटा बताता है कि भारत दुनिया की टॉप 5 सैन्य शक्तियों में शामिल है। हाँ, और अक्सर लोग आर्थिक विकास और सैन्य शक्ति को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना किसी शक के एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही एक आधुनिक और शक्तिशाली सेना का खर्च उठा सकती है। ये तो सीधा सा गणित है। बिल्कुल। जब देश में रोजगार बढ़ता है, टैक्स का कलेक्शन बढ़ता है, तो सरकार के पास सीमा सुरक्षा, नए हथियार और आधुनिक सैन्य तकनीक पर निवेश करने के लिए पैसा आता है। और इसका उल्टा भी सच है ना? एकदम। दूसरी तरफ एक मजबूत सैन्य शक्ति बाहरी दुनिया को ये संदेश देती है कि ये देश निवेश के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसे देश में अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगा जहां सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो। लॉजिकल है। इसलिए मजबूत अर्थव्यवस्था सैन्य शक्ति को बढ़ाती है और सैन्य शक्ति अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखती है। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और इन 12 स्तंभों की पूरी तस्वीर को एक साथ देखने की कोशिश करें, तो ये सिर्फ आंकड़ों का कोई बिखरा हुआ सेट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सॉलिड कहानी है। हाँ, ये एक बहुत ही बारीकी से बुना गया तंत्र है। शुरुआत होती है 140 करोड़ लोगों की एक विशाल आबादी से, जिसकी औसत आयु सिर्फ 28 साल है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर ये युवा पीढ़ी 85 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन के जरिए दुनिया से जुड़ती है। ये जुड़ाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये आईआईटी जैसी संस्थाओं और टीसीएस जैसी कंपनियों के जरिए ग्लोबल टेक लीडरशिप में बदल जाता है। और यही नहीं, ये तकनीकी समझ एक फ्रूगल इनोवेशन का रूप लेती है, जहां इसरो मंगल ग्रह तक बेहद कम खर्च में पहुंचकर दुनिया को चौंका देता है। और इस आसमान छूती सफलता के साथ साथ जमीन पर ये देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना रहता है, अपनी आबादी के लिए पर्याप्त अनाज उगाता है और असस्ती जेनेरिक दवाओं के जरिए पूरी दुनिया की फार्मेसी का जिम्मा उठाता है। मेक इन इंडिया के जरिए कारखानों को गति मिलती है। और फिर इस पूरी विशाल व्यवस्था में खून की तरह दौड़ता है यूपीआई जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम। एकदम सही। जो करोड़ों अनौपचारिक व्यापारियों को मुख्य धारा में लाकर अर्थव्यवस्था को आईएमएफ के पैमानों पर दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना देता है। और अंत में इस पूरी विकास यात्रा की सुरक्षा एक ऐसी सैन्य शक्ति करती है जो दुनिया की टॉप 5 ताकतों में गिनी जाती है। ये पूरी यात्रा वाकई में ये साबित करती है कि ये केवल एक विकासशील देश का संघर्ष नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन सभी आंकड़ों को जब एक साथ रखा जाता है तो यह किसी देश की नहीं, बल्कि एक उभरती हुई सुपर पावर की बहुत ही ठोस और प्रमाणित गाथा बन जाती है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस विश्लेषण को जो बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि ये बदलाव वैश्विक व्यवस्था के लिए, मतलब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नया अध्याय है। हाँ, दुनिया बदल रही है। दुनिया का शक्ति केंद्र किस तरह से बदल रहा है, ये समझना आज के समय में हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो भविष्य को समझना चाहता है। बिल्कुल। ये केवल कुछ भारी भरकम
आंकड़ों का जमावड़ा नहीं है, ये उस दुनिया का भविष्य है जिसमें हम आगे रहने वाले हैं। जो लोग ग्लोबल इकोनॉमी को या जियोपॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, उनके लिए इन 12 स्तंभ को अनदेखा करना संभव ही नहीं है। आज हमने इस रिसर्च के जरिए वो पूरी तस्वीर देख ली है। और तस्वीर बहुत साफ है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन मौजूदा आंकड़ों से एक कदम आगे जाता है और हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या है वो विचार? जरा सोचिए, अगर आज 28 वर्ष की औसत आयु और 85 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के साथ ये देश इस अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहा है, जहां अंतरिक्ष से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक ये दुनिया के लिए नए मानक तय कर रहा है, तो अगले 20 सालों में क्या होगा? ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला सवाल है ना? जब आज का ये युवा कार्यबल अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान के बिल्कुल चरम पर पहुंचेगा, जब आज का 20 साल का कोडर 40 साल का एक अनुभवी टेक लीडर होगा, तब इस उभरती हुई सुपर पावर का वास्तविक स्वरूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी ग्राफ या चार्ट की सीमाओं से बहुत आगे जाता है और निश्चित रूप से हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है।